यानी इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिश के ओवर प्राइस्ड स्टील के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन गया। हिंदूज वर हर्डेड लाइक एनिमल्स। लेट्स नॉट फॉरगेट द फेमस डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। हेलो एंड नमस्ते। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू विराज सत्य। आज हम स्टार्ट करें एक नई सीरीज कॉल्ड एक्सप्लेन्ड, जहां हम शॉर्ट्स और रील्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज समटाइम्स 60 सेकेंड्स आर नॉट इनफ टू गेट डीपर इनटू सर्टेन टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन। आज जो हम रील डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाली, जहां हमने हिस्ट्री के कुछ ऐसे स्निपेट्स शेयर किए थे जो शायद हमारी हिस्ट्री बुक में गलत बताए गए हैं। आज का फोकस रहेगा कि ब्रिटिशर्स क्या सच में इंडिया में इंडियन रेलवेज लेकर आए। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो कई ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट्स या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया इंडियन रेलवेज को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दे क्लेम कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही रेलवेज इंडिया आ पाया। अगर हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी कंट्रीज रेलवेज इंट्रोड्यूस कर रही थी, बट उनको उसके लिए कोलोनियलिज्म को फेस करने की जरूरत नहीं थी। स्पेशली वो कंट्रीज जो उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से सफिशिएंटली एडवांस थी और इस कैपेबिलिटी को होल्ड करती थी कि वो अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को खुद बिल्ड कर सकें। अ कंट्री लाइक इंडिया। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही आर्ग्यू करती है कि इंडियन रेलवेज को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लेबर्स और सस्ते रॉ मटेरियल्स आसानी से ब्रिटिश मिल्स तक पहुंचाए जा सके। सो इट वाज अ प्योरली इकोनॉमिक रीजन फॉर देम। शशि थरूर अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस में पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे उस समय के ब्रिटिश बिजनेसमैन जिन्होंने इंडियन रेलवेज में इन्वेस्ट किया था, एब्सर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स बनाए। रफली 5% रिटर्न मिला उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट्स में, जो उस समय के हिसाब से काफी हाई था। अगर एस्टिमेट्स की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 माइल ऑफ इंडियन रेलवे को बनाने में जितना पैसा लगता था वो इक्वली डिफिकल्ट और पॉपुलेटेड टेरेन जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से डबल से भी ज्यादा था। इसको बनाने का कॉस्ट इंडियन टैक्सेस से जाता था और जिससे प्रॉफिट मिलता था वो ब्रिटिश बिजनेसमैन लेके जाते थे। यानी कि लॉसेस इंडियन टैक्सेस से कवर होते थे, प्रॉफिट ब्रिटिशर्स ले जाते थे और टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल थी। और तो और इंडिया में इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो स्टील यूज होता था वो ब्रिटिश मिल्स से आता था। यानी इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिश के ओवर प्राइस्ड स्टील के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन गया। वैसे भी ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट्स कई बार ये भूल जाते हैं कि इंडियंस को तो ट्रैवल करना अलाउड ही नहीं था। अगर वो ट्रैवल करते भी थे तो केवल थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, इवन इफ दे आर गोइंग एज ब्रिटिश लेबर्स। ऊपर से ये थर्ड क्लास कंपार्टमेंट ही होता था जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता था, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में इंडियंस को ठूस ठूस के भरा जाता था। उस टाइम के अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरंट लिखते हैं कि हिंदूज वर हर्डेड लाइक एनिमल्स, यानी हिंदूज को जानवरों की तरह थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में रखा जाता था। इनफैक्ट कई टाइम तक तो इंडियन रेलवेज में इंडियंस को ही हायर नहीं किया गया ताकि स्किल्स और टेक्नोलॉजी उन तक ट्रांसफर ना हो। लेकिन ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स जो वहां काम करते थे उनकी सैलरीज काफी हाई होती थी। जब सैलरीज देना अनसस्टेनेबल हो गया, इट वॉज ओनली देन कि इंडियंस इसमें इंट्रोड्यूस हुए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि उस टाइम पे रेसिज्म भी अपने पीक पे था। ब्रिटिशर्स ने कई जगह ये ओपनली डिक्लेयर किया कि इंडियंस उनके जितने केपेबल ही नहीं है। ऑब्वियसली सैलरी में भी डिस्क्रिमिनेशन था, जहां इंडियन वर्कर्स ब्रिटिश वर्कर्स के कंपैरिजन में काफी कम पैसा कमाते थे। सारी टॉप की पोजीशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस केवल ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व थी। अल्टीमेटली देयर इज अनदर इकोनॉमिक फैक्टर व्हिच इज ऑफन ओवरलुक्ड। इंडिया में रेलवेज के आने की वजह से अगर कुछ हुआ तो वो ये कि इंडियंस और पुअर हो गए। भारत में रेलवे को डेवलप करने के लिए इंडियन टैक्सेस से ही पैसे लिए जाते थे, सो नेचुरली टैक्सेस इंक्रीज्ड। ब्रिटेन से महंगे रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स लाना काफी आसान हो गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स के कॉस्ट भी काफी हाई हो गए। एंड ऑफ कोर्स इंडियन रेलवेज का फेयर भी अमंग्स द हाईएस्ट था। सो ऑल इट डिड वाज मेक इंडियंस इवन मोर पुअर। इंडियन रेलवे से जो भी प्रॉफिट कमाया जाता था वो सीधे इंग्लैंड जाता था, बजाय इसके कि उसको इंडिया में ही री इन्वेस्ट किया जाए, जिससे शायद इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होता, कॉस्ट कम हो जाता एंड वी कुड हैव डन बेटर। बेशर्मी की हद तो फेमस बंगाल फेमाइन्स के दौरान पार हो गई, जो बाय द वे ब्रिटिश एरा में काफी बार आए। ऐसी सिचुएशन में भी इंडियन रेलवेज को फेमाइन अफेक्टेड लोगों की मदद करने की बजाय उनसे ही ग्रेन्स चुराकर ब्रिटेन भेजने के लिए यूज किया गया। और तो और इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को कई इकोलॉजिकल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा, जो डायरेक्टली रेलवे कंस्ट्रक्शन की वजह से हुए, जैसे रेकरिंग फ्लड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड मेनी काइंड्स ऑफ फेमाइन्स। अब जब इंडियन रेलवे की वजह से ब्रिटिशर्स और रिच इंडियंस को खाना पहुंचाना बहुत आसान हो गया, उसकी वजह से लोकल फूड प्राइसेस काफी इन्फ्लेट हो गए, स्पेशली राइस एंड फिश, जो आम जनता के लिए काफी भारी पड़ा। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ध्यान रखकर और ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद क्या आपको अभी ये लगता है कि हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत थी टू गेट रेलवेज इन इंडिया? और क्या आपको सच में लगता है कि इसे हमारे फायदे के लिए लाया गया? लेट्स नॉट फॉरगेट द फेमस
डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इन फैक्ट्स को जानने के बाद आई थिंक इंडिया की रेलवे की हिस्ट्री एक बहुत पेनफुल हिस्ट्री है एंड इट इज नॉट एज फ्लारी एज इट इज शोन। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।